नमस्कार, मैं रमेश पौडेल। आप सभी का केवीएस संस्कृत हिंदी चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा 6 वसंत भाग 1 का बचपन द्वितीय पाठ बचपन इसको पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती हैं। इसका हमने चैप्टर बचपन का पूरा जो मूल पाठ है इसको हमने पढ़ लिया है। अब हम आज अभ्यास करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका कुछ सारांश हम बता रहे हैं। बचपन इस पाठ के द्वारा लेखिका क्या बताना चाहती हैं? तो बचपन इस पाठ के द्वारा लेखिका यह बताना चाहती हैं कि उनकी बचपन की परिस्थितियां कैसी थी और आज के बच्चे की जो परिस्थितियां हैं बचपन की वो कैसी हैं, कितना अंतर है, और उनकी रुचि उनके मनोरंजन के साधन क्या थे और आज किस प्रकार के अलग हैं, और वो क्या खाती थी और आज के बच्चे किस प्रकार से अलग चीज़ों को खाते हैं, और आज के बच्चे किस प्रकार से रहते हैं, मनोरंजन करते हैं, इन सब के बारे में बताना चाहते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, उसको हमने बनाया है कि देखिए, इसमें हम यह कहते हैं कि जैसे ही लेखिका बचपन से बड़ी होती होती जाती हैं तो उनके पहनाव में, उनके खाने पीने में किस प्रकार से बदलाव आता है, ठीक है। तो इसका उत्तर ये होता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे तथा खाने पीने में काफ़ी बदलाव आया। पहले वह जिस तरह रंग बिरंगे नीला, जामुनी, काला, ग्रे, चॉकलेटी आदि कपड़ों को पहनती थी, अभी लेखिका सादा, सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहनने लगी हैं। जो पहले निकर, फ्रॉक, लहंगे, स्कर्ट, गरारे आदि पहनती थी, अभी चूड़ीदार तथा घेरदार कुर्तियां पहनने लगी। इसके साथ साथ लेखिका के खाने पीने में भी बहुत कुछ बदलाव आया, ठीक है। तो देखिए, दूसरा प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? तो लेखिका बचपन में इतवार अर्थात रविवार की सुबह में क्या करती थी? जैसे अपने मोजे धोना है ना, कटिंग करना, उसके बाद जूते को पॉलिश करना, ये सब काम उनको करना पड़ता था, क्योंकि ये नौकर को नहीं दिया जाता था। नौकर को देना है पूरी तरह से सख्त मनाही था, ठीक है। तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, लेखिका इतवार को सुबह अपने मोजे अथवा स्टॉकिंग को धोने में जुट जाती, साथ ही अपने जूतों को पॉलिश करके उन्हें चमकाती थी, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती हैं? तो इस प्रश्न के द्वारा लेखिका की इस बात को हम समझ सकते हैं कि लेखिका तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, अर्थात लेखिका के समय में और आज के बच्चों के समय में क्या अंतर है, कितनी दूरी हो गई है समय के द्वारा, ठीक है। और उस समय में जो सिचुएशन था, उस समय में जो साधन थे, आज किस प्रकार से अलग हैं। तो इसमें उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है? तो जैसे मनोरंजन के साधन के रूप में उस समय में ग्रामोफोन होता था, तो आज टेलीविज़न और वो मोबाइल फ़ोन इत्यादि हैं, है ना। तो खाने के लिए जैसे उस समय में शरबत पिया करते थे, तो आज पेप्सी इत्यादि को पीते हैं। कचौरी जो खाते थे, आज क्या है, पेटीज या समोसे। इस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, लेखिका तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इन शब्दों के माध्यम से लेखिका की बचपन का समय और आज के बच्चों का समय में अंतर स्पष्ट करना चाहती हैं। उन दिनों मनोरंजन के जो साधन ग्रामोफोन आदि थे, उनकी जगह टेलीविज़न और रेडियो ने ले ली है, ठीक है। जो ग्रामोफोन था उसके जगह पर टेलीविज़न और रेडियो, मोबाइल फ़ोन इत्यादि आ गए। तो कुल्फ़ी की जगह आइसक्रीम आ गई, कचौरी, समोसा और पेटीज में बदल गए। सहतूत, फाल से खसखस का जो शरबत होता था उसके जगह पर कोक और पेप्सी ने ले ली, ठीक है। तो चतुर्थ प्रश्न है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। देखिए, तो चश्मा लेखिका को क्यों लगाना पड़ा? तो क्योंकि लेखिका के जो आंखें हैं वो कमज़ोर हो गई थी, इसलिए उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। तो जैसे ही वो चश्मा लगाना उन्होंने शुरू कर दिया, तो जो इधर उधर के जो लोग थे उन्हें कमेंट करना शुरू कर दिया कि इतनी छोटी बचपन में ऐनक अर्थात चश्मा तुमने लगाना शुरू कर दिया, क्या है। और वो कहते थे कि डॉक्टर ने कहा है बस कुछ ही समय पहनना है, उसके बाद चश्मा उतर जाएगी, ठीक है, ऐसे ही कहती थी। और कुछ और लोग कुछ अन्य तरह से चिढ़ाते थे। उन्हीं में से एक उनका चचेरा भाई था जो लेखिका को चिढ़ाते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था? तो लेखिका को चश्मा लगाना पड़ा क्योंकि उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी। जब पहली बार उन्होंने चश्मा लगाई तो वह अजीब सी लग रही थी, इसलिए उनके चचेरे भाई ने उन्हें छेड़ा। उनके चचेरे भाई लेखिका को छेड़ते हुए यह कहते थे कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की,
अर्थात आंख पर चश्मा तो लगा लिया ताकि सूझे अर्थात दिखे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। लड़की अर्थात लेखिका को यह तो मालूम नहीं है कि तेरी सूरत अर्थात तुम्हारी जो सूरत है, तुम्हारा जो रूप है वह लंगूर की तरह बन गई है तुम्हारी सूरत। ठीक है, इस प्रकार वो चिढ़ाते थे। 5वां प्रश्न है, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। जैसे लेखिका बचपन में चॉकलेट, चना, जोरगरम, अनारदाने का चूर्ण मजे से खाती थी। पहाड़ों में पाया जाने वाला काफल और रसबरी, कसमल उन्हें प्रिय लगते थे। लेखिका शहतूत, फालसे और खसखस का शरबत पीती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए संस्मरण से आगे 1 नंबर में है, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला काल का ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। ठीक है, तो उस समय में जो आधुनिक चीज़ें हैं वो हवाई जहाज़ की आवाज़ थी, घुड़सवारी, ग्रामोफोन, शोरूम में शिमला काल का ट्रेन, यही आश्चर्य वाली थी। तो आज हम लिख सकते हैं, हम मोबाइल है या कुछ कृषि एग्रीकल्चर से संबंधित जो आते हैं जैसे थ्रेशर इत्यादि, और जो मेट्रो रेल हो गया है ना, तो जैसे टनल होते हैं, इन सब चीज़ें हम आधुनिक चीज़ों के नाम से कह सकते हैं। कंप्यूटर हो गए। तो अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखो। अगर आपके बचपन में कोई मनमोहक अर्थात लुभावनी अगर कोई घटना है तो आप उसे लिख लो। अनुमान और कल्पना, ये भी आप लिख लेंगे, मैं बता दूंगा। देखिए, सन 1935 से 40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। ठीक है, तो 35 से लेकर 40 तक अर्थात 5 साल वो शिमला में रही थी बचपन में। तो उस समय में शिमला की हालत कैसी थी और आज कैसी है, तो हमें उस समय की शिमला की हालत जानना है। तो उस समय में खासतौर पर वहाँ पर ज़्यादातर अंग्रेज़ लोग रहते थे, क्योंकि वो एक ठंडी इलाका है, तो वहाँ पर अंग्रेज़ लोग रहना पसंद करते थे। और शिमला इतनी विकसित भी नहीं थी जैसी आज है, क्योंकि उस समय में वो पहाड़ में उतनी रोड भी अच्छे नहीं थे, है ना, वहाँ पर जाना भी एक मुश्किल था। आज रोड अच्छी बन गई हैं और जाना काफ़ी सरल है, और टूरिस्ट के लिए अभी खुला है। टूरिस्ट इस तरह से जिस तरह अभी टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं उस तरह से वहाँ पर उस समय में नहीं जाते थे। ठीक है, और होटल इत्यादि जो आधुनिक बन गए हैं, अभी बहुत सारी कंपनियां जो मेडिकल की कंपनियां हैं वहाँ पर हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, वो वहाँ पर उस समय में भी थी। तो लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। तो लेखिका ने यहाँ पर संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बातें बताने की कोशिश की है, तो उनका परिचय नहीं दिया। पर सर्वर क्या है, तो ये सर्वर एक जगह है, इसके बारे में आप बता सकते हैं। तो भाषा की बात, अब हम भाषा की बात इसको हम विस्तृत से पढ़ेंगे। देखिए भाषा की बात, सबसे पहले हम देखते हैं क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। आपको हमने क्रिया के बारे में बताया है, तो क्रिया के द्वारा मतलब कोई भी वर्ब होता है तो उसको हम क्रिया बोलते हैं, उसके द्वारा हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं। जैसे मारना, यह एक क्रिया है, उसके द्वारा मार, यह एक भाववाचक संज्ञा है। काटना क्रिया के द्वारा काट संज्ञा। हारना क्रिया के द्वारा हार संज्ञा। हारना एक क्रिया है, जबकि हार क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। कोई भी क्रिया के द्वारा हम भाववाचक संज्ञा को बना सकते हैं। तो सीखना, यह एक क्रिया है, उसके द्वारा हम सीख, यह भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। पलटना, यह क्या है, एक क्रिया है, और उसके द्वारा हम पलट, इसको संज्ञा का निर्माण करते हैं। हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। जैसे हम चमकना, जैसे वो चमकाती थी जूतों को, चमकाना चमक। ठीक है, जैसे लिखना है ना, लिख। जैसे पढ़ना पढ़ाई। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए कुछ हमने क्रियाओं को लिखा है। जैसे चमकना, चमकना यह जो क्रिया है, चमकना, इस क्रिया के द्वारा हमने चमक, यह भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया। भागना, यह एक क्रिया है जिसमें भाग, यह भाववाचक संज्ञा है। बदलना क्रिया के द्वारा बदल। ठीक है, खरीदना क्रिया है, खरीद में खरीद। और ओढ़ना क्रिया है, ओढ़, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा को निर्माण कर सकते हैं। जैसे जाना, ठीक है, जानना, ज्ञान, जान। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत सारे यहाँ पर, जैसे खोजना, खोज, है ना, टटोलना, टटोल, इस तरह से ढूंढना, ढूंढ, ऐसे आप बहुत सारे लिख सकते हैं, बहुत होते भी हैं। देखिए 2 में देखिए, संस्मरण में आए अंग्रेजी के शब्दों को छांट कर लिखो और उनके हिंदी अर्थ जानो। ठीक है, इससे पहले आपको एक और प्रश्न दिखाते हैं।
तो देखिए यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं। तो 2 नंबर का प्रश्न है 4 दिन, ठीक है, कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो। तो पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है ना। तो 4 दिन से हम 4, यह संख्या के बारे में हमें पता चल रहा है। तो कुछ व्यक्ति, यहाँ पर भी हमें संख्या, कुछ ना कुछ तो संख्या ही है। तो 1 लीटर हम यहाँ पर क्या है, मेजरमेंट कर रहे हैं, तो यह परिमाण हो गया, ठीक है। तो जहाँ पर हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर हम परिमाणवाचक विशेषण होता है, पर जहाँ पर हम काउंट करते हैं किसी की तो वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होता है, ठीक है ना। तो मैं इसको भी हम परिमाणवाचक विशेषण के रूप में भी देख सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर अगर 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है, इसलिए संख्या अथवा परिमाण का आभास होता है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे देख लीजिए यहाँ पर, जैसे हम देख रहे हैं कि 4 और कुछ, जैसे 4 दिन, तो 4 दिन में हम 4 जो है वह क्या है, निश्चित हम कर रहे हैं। 4 दिन, ओनली 4, ना 5 ना 3। तो यह निश्चित होने के कारण इसको क्या कहेंगे हम, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे, ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और जैसे कुछ व्यक्ति, तो कुछ व्यक्ति मतलब कुछ, यहाँ पर 4 भी हो सकते हैं, है ना, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर निश्चित नहीं है, कुछ व्यक्ति हैं तो कितने हैं क्या पता, कुछ नहीं पता है। निश्चित न होने के कारण इसको हम क्या बोलेंगे, अनिश्चित संख्या बोधक, ठीक है, अनिश्चित संख्या। जैसे यहाँ पर हमने निश्चित संख्यावाचक विशेषण कह दिया, उसी तरह से यह होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। आप समझ गए होंगे, मतलब जहाँ पर हम किसी को निश्चित रूप में जानेंगे उसको निश्चित, और जहाँ पर अनिश्चित होगा उसको अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। आगे देखिए, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक कहते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर 1 लीटर दूध हमने बोल दिया, तो 1 लीटर निश्चित है कि नहीं, निश्चित भी है, और साथ में परिमाण हम मेजर कर रहे हैं, अर्थात दूध कितना, 1 लीटर, ठीक है। तो 1 लीटर दूध है, तो 1 लीटर दूध का हमने यहाँ पर मेजरमेंट कर दिया, ठीक है। तो मेजरमेंट करने के कारण यह क्या हुआ, परिमाणवाचक विशेषण हुआ। और परिमाणवाचक विशेषण भी 2 ही प्रकार के होंगे, जिस प्रकार संख्यावाचक विशेषण होते थे। जैसे 4 व्यक्ति, तो 4 व्यक्ति निश्चित होने के कारण निश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ, और कुछ व्यक्ति अनिश्चित होने के कारण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। तो 1 लीटर दूध यह निश्चित होने के कारण निश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। और कुछ, जैसे हम कुछ अगर यहाँ पर हम करेंगे तो वह क्या होगा, जैसे हम कह सकते हैं कुछ अनाज, है ना, तो यह क्या हुआ, कितना किलो, कुछ नहीं पता है, इसलिए यह अनिश्चित परिमाणवाचक संख्या हुआ, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं, जैसे अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो, ठीक है। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, हमें यहाँ पर विशेषण के भेद लिखना है। तो जैसे मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, देखिए यहाँ पर 2 दर्जन, तो ये क्या है, 2 और दर्जन, ठीक है ना। यहाँ पर निश्चित है कि नहीं, निश्चित है ना, क्योंकि 2 दर्जन निश्चित रूप में बताया गया है, तो निश्चित पूरी तरह से यह निश्चित है। तो देखिए यहाँ पर 2 दर्जन केले, ठीक है ना, तो 2 दर्जन केले हमें निश्चित हो रहा है कि नहीं, तो 2 दर्जन केले, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया, ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के रूप में हम इसको लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 दर्जन से हम संख्या को बता रहे हैं और ये निश्चित है 2 दर्जन, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे देखिए 2 किलो अनाज, तो 2 किलो अनाज, तो यहाँ पर हम किलो के द्वारा क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, किस चीज़ का हम मेजरमेंट कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी मेजरमेंट करेंगे वो क्या होता है, परिमाणवाचक, ठीक है, तो परिमाणवाचक होता है ना। तो परिमाणवाचक विशेषण हो गया, ये कौन सा परिमाण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तो यहाँ पर निश्चित होने के कारण निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। अब हम आगे देखते हैं, देखिए कुछ बच्चे आ रहे हैं, तो कुछ बच्चे तो आ रहे हैं, तो ये कुछ के द्वारा क्या हो रहा है, निश्चित नहीं हो रहा है। और कुछ बच्चे, तो हम यहाँ काउंट की बात करेंगे, है ना, तो ये हुआ अनिश्चित परिमाणवाचक संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, तो ये हुआ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए आगे है, सभी लोग हंस रहे हैं,
है कि नहीं। तो सभी लोग हंस रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ कि सभी है, देखिए सभी लोग, तो यहाँ पर सभी लोग कहने से हमें निश्चित नहीं हो रहा है, अनिश्चित हो रहा है ना। अनिश्चित होने के कारण यह निश्चित नहीं हुआ, तो अनिश्चित हुआ सबसे पहले तो, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो सभी लोग में कितने लोग हैं, 4 5 6, कितने, कुछ भी हो सकता है ना। तो सभी लोग, ये अनिश्चित होने के कारण अनिश्चित हुआ और संख्यावाचक विशेषण हुआ, ठीक है। तो सभी लोग हंस रहे थे। उसके बाद तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, देखो यहाँ पर एक बहुत विशेषण है और तुम्हारा भी विशेषण है, ठीक है, 2 विशेषण है। तो हम इसको सार्वनामिक विशेषण बोलेंगे तुम्हारा को, क्योंकि ये सर्वनाम है, ठीक है। तो सर्वनाम होने के कारण इसको हम सार्वनामिक विशेषण बोलेंगे। और बहुत क्या है, गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं गुणवाचक, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इस वाक्य में हमें 2 विशेषण मिल गए। देखिए, एक तो तुम्हारा हुआ जिसको हम सार्वनामिक विशेषण बोलेंगे, दूसरा है बहुत जिसको हम बोलेंगे गुणवाचक विशेषण, क्योंकि ये सुंदर जो गुण है उसके बारे में बता रहा है। सुंदर जो गुण है उसका विशेषण बन रहा है, ठीक है। सुंदर एक गुण है, उसका विशेषण बहुत बन रहा है दूसरे, ठीक है। तो इसलिए गुणवाचक विशेषण बनकर आता है। तो देखिए आगे देखिए, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थी। यहाँ पर अंडरलाइन किया एक, मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी, ठीक है, 2 जगह पर अंडरलाइन किया। तो इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियां और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। तो रेखांकित शब्द कौन है, इसमें मेरी है और इसमें भी मेरी है। तो ये दोनों जो शब्द हैं, एक तो ये वाली मेरी शब्द दिलचस्पियां के विशेषता बता रही है, और यह इधर वाली जो मेरी शब्द है यह मौसी की दिलचस्पियां बता रही है, क्या विशेषता बता रही है। तो दिलचस्पियां और मौसी संज्ञाओं, क्योंकि दिलचस्पी और मौसी दोनों संज्ञा है, तो इनकी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। ये सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि मेरी शब्द सर्वनाम है, ठीक है। तो सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द जब विशेषण बनते तो उनको हम सार्वनामिक विशेषण कहकर बोलते हैं, ठीक है। तो सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं, वही बता रहे हैं। तो सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। तो इस पाठ में ऐसे 5 उदाहरण छांट कर लिखो, ठीक है। तो यह जो पाठ है, इस पाठ में से आपको 5 उदाहरण छांट कर लिखना है, ठीक है। तो 5 उदाहरण, हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं और आप खुद बनाइए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, नानी भी। तो यहाँ पर देखिए, हमने सार्वनामिक विशेषण को यहाँ पर दिया है तुम्हारी दादी। यहाँ पर भी तुम्हारी जो है वो सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। तो तुम्हारी दादी यह सार्वनामिक विशेषण के रूप में हमने प्रयोग किया है। और साथ ही नीचे है, बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, ठीक है। तो यहाँ पर बचपन में हमें अपने, यह अपने जो है सार्वनामिक विशेषण हुआ, तो ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारी दादी में तुम्हारी, यहाँ पर अपने मोजे में अपने। हम बच्चे इतबार की सुबह इसी में लगाते, तो हम बच्चे, यहाँ पर हम क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण होगी। तो कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल। देखिए, तो यहाँ पर कुछ एकदम लाल में कुछ हो गया, यहाँ पर कुछ हो गया, ये सब सार्वनामिक, कुछ एकदम लाल आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण में। और मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, तो मैंने अपने, यहाँ पर अपने को जो है आप सार्वनामिक विशेषण के रूप में कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने भाषा की बात को समझ लिया। कुछ आगे है जैसे कुछ करने को, ठीक है, हम आपको इस बारे में भी बता रहे हैं। जैसे देखिए, कुछ करने को, अगर तुम्हें अपनी पोशाक बनाने को कहा जाए तो कैसी पोशाक बनाओगे और पोशाक बनाते समय किन बातों का ध्यान रखोगे, ठीक है। अगर आपको कुछ पोशाक बनाने के लिए कहा जाता है तो आप कैसे पोशाक बनाओगे और किन बातों में ध्यान रखते हो। अपने कल्पना से पोशाक का डिजाइन बनाइए एक, ठीक है। 3 के समूह में अपने साथियों के साथ कपड़ों के नमूने इकट्ठा करके कक्षा में बताओ। इन नमूनों को छूकर देखो और अंतर महसूस करो। यह भी पता करो कि कौन सा कपड़ा किस मौसम में पहनने के लिए अनुकूल है, ठीक है। आप खुद कर सकते हैं। अगर आप कपड़ों को छुएंगे तो पता लग जाएगा कि कौन सा कपड़ा किस मौसम में पहनने लायक होता है, मोटा पतला इत्यादि, ठीक है। और हथकरघा और मील के कपड़े बनाने के तरीकों के बारे में पता करो। संभव हो तो किसी कपड़े के कारखाने में जाकर भी इसकी जानकारी इकट्ठा करो, ठीक है।
हथकरघा और मील से कपड़े किस तरह से बनाए जाते हैं आप पता कर सकते हैं। इसके लिए आप इंटरनेट का सहयोग ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हथकरघे से और मील से कपड़े कैसे बनते हैं, वहाँ पर आपको वीडियो बहुत सारे अवेलेबल हैं। हमारे देश में तरह तरह की भोजन, तरह तरह की पोशाकें प्रचलित हैं। कक्षा के बच्चे और शिक्षक इनके विविध रूपों के बारे में बातचीत करें। ठीक है, तो हमारे देश में बहुत अलग अलग जगह पर अलग अलग भोजन उपलब्ध हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग कपड़े पहनते हैं। जैसे अगर हम साउथ इंडिया में जाते हैं तो वहाँ पर इडली, डोसा, सांभर इत्यादि ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। जब हम बंगाल में देखते हैं तो यहाँ पर चावल खाते हैं। यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा की तरफ अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर रोटियाँ ज़्यादा खाते हैं, है ना। अगर पहनावा देखें तो हमारे नॉर्थ ईस्ट का पहनावा अलग है। जम्मू कश्मीर में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर बहुत मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, और साउथ इंडिया में और जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पर बहुत ही पतले कपड़े पहनते हैं, है ना। तो इस तरह से हम पहनावा और खान पीन के बारे में भी अलग अलग रूपों को भारत में देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको बहुत अच्छा लगा यह वीडियो तो लाइक कीजिए, अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अगला वीडियो टाइम से मिल सके। धन्यवाद।